StudyPlexity IAS. Hello aspirants, welcome to StudyPlexity IAS. मेरा नाम है धीरज and I am the faculty of Indian Polity, Governance, Social Justice and International Relations in the UPSC segment of StudyPlexity IAS. ऑलरेडी मैंने इन सभी सब्जेक्ट्स की जो पूरी सिलेबस है उसका जिक्र हमने प्रीवियस क्लास में कर लिया है. प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, मेंस के पर्सपेक्टिव से, इन सभी पर्सपेक्टिव से हमने डिस्कस भी किया है. इसके साथ साथ हमने इंडियन पॉलिटी का इंट्रोडक्शन भी दिया है कि इंडियन पॉलिटी एग्जैक्टली क्या है, क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों जरूरी है एक भारत देश के सभी नागरिक को ये जानना. एस्पिरेंट्स को तो जानना उतना ही ज्यादा जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और एज अ सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. इसका जिक्र हमने प्रीवियस क्लास में कर लिया है. आज के इस क्लास में हम प्रॉपरली इंडियन पॉलिटी की शुरुआत करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट क्लास, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहली चीज, दैट इज व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन पॉलिटी के अंदर हमने बात किया था कि इंडियन पॉलिटी के अंदर सबसे पहली चीज जो समझनी है किसी को, वो है संविधान के बारे में. संविधान क्या है? बहुत लोगों ने, सबको ये वर्ड पता है, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब कुछ पता है, बट एग्जैक्टली संविधान है क्या, वो काम क्या करता है, बहुत लोगों को पता है संविधान एक बुक है. कुछ लोगों को पता है कि संविधान एक लीगल डॉक्यूमेंट है, बट एग्जैक्टली संविधान क्या है यह समझने की जरूरत है. देखिए, संविधान एक बुक भी है, लीगल डॉक्यूमेंट भी है, बट नेचर क्या है? ये एक सुप्रीम लीगल डॉक्यूमेंट है इन द फॉर्म ऑफ बुक. सुप्रीम लीगल डॉक्यूमेंट. लीगल मीन्स लॉ. इसे आप ये भी कह सकते हैं कि संविधान किसी भी देश का एक सुप्रीम लॉ होता है, मतलब सबसे बड़ा लॉ. उस लॉ से ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता, ना कोई और कानून, ना कोई और व्यक्ति, ना सरकार, ना न्यायालय, ना आम इंसान, कोई भी उससे ऊपर नहीं हो सकता. अगर एक ऐसी लीगल डॉक्यूमेंट किसी कंट्री में प्रेजेंट है जिसके आधार पे वहां के नागरिकों को, वहां के लोगों को, वहां की सरकार को, सभी को उसके अनुसार चलना पड़ता है, तो ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट को, ऐसे सुप्रीम लॉ को हम संविधान कहते हैं. सवाल है कि संविधान क्यों जरूरी है, आखिर क्यों जरूरी हो गया? जैसे दुनिया में हर चीज के पीछे एक रीजन है. कहा जाता है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन. आविष्कार हमेशा जरूरत की जननी बनी है. संविधान भी यूं ही नहीं आया है. सोसाइटी पहले छोटे छोटे टुकड़ों में थी, एक साथ रहने लगी और अपने हिसाब से चलने लगी. चल रहा था सिस्टम, सब कुछ ठीक ठाक था. उदाहरण से समझाता हूं आपको. मान लीजिए जैसे शादी का एक एग्जांपल लेते हैं, मैरिज. आप किसी भी राज्य में चले जाएंगे, राज्य के अंदर भी किसी एरिया में चले जाएंगे, तो आप देखते होंगे कि अगर दो एरिया से हस्बैंड और वाइफ, जो दो परिवार हैं, उनके दोनों के परिवार हैं, एक जगह पे इकट्ठा होते हैं, तो आपने कभी देखा होगा बाकी लोगों को ये बात करते हुए कि हमारे यहाँ इस तरीके से शादी नहीं होती, ये वाला रिचुअल ऐसे नहीं होता, यहाँ पे ये चीजें ऐसे नहीं होती. और बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि कन्फ्लिक्ट भी अराइज होने लग जाते हैं. लड़की वाले कहते हैं कि नहीं ये चीज ऐसी होनी चाहिए, लड़के वाले कहते हैं नहीं नहीं ये चीज ऐसे होना चाहिए, हमारे यहाँ ऐसे होता है, ये पर्टिकुलर रिचुअल ऐसे होता है. ठीक है, ये बहुत सारी चीजें होने लग जाती है. ऐसी परिस्थितियों में कन्फ्लिक्ट होने की संभावनाएं भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि हर एक का अपना अपना छोटा सा अगर ग्रुप है तो उनके अपने अपने सिस्टम्स हैं, तो वहां प्रॉब्लम नहीं आती. लेकिन जब दो अलग अलग ग्रुप्स एक सिस्टम के साथ टकराते हैं, एक आसपास आते हैं, तो एक कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. सिमिलरली इसी तरीके से सोसाइटी जब धीरे धीरे से बड़ी होने लग गई, तो जरूरत पड़ी सबसे पहली चीज की, कानून. कानून मतलब क्या? नियम और कानून, रूल्स और रेगुलेशन. ठीक है, कि उस पर्टिकुलर समाज में जितने लोग होंगे उनको इन्हीं कानून, इन्हीं नियम और कायदे के साथ चलना पड़ेगा. और यहीं से जन्म होता है कानून शब्द का, लॉ का. तो सोसाइटी भी ऐसे थी. अब इसको कैसे बनाया जाए? छोटे मोटे कानून सब जगह थे. एक ट्राइबल भी रहता था तो उसके भी कानून होते थे, जैसे कि जो पुरुष है वो बाहर जा करके लकड़ियां काटेगा, हंटिंग करेगा, महिलाएं जो है वो गैदरिंग करेगी, घरों में आकर के खाना बनाएगी. ये कुछ अनसेड वे से एक रूल और रेगुलेशन था.
और हर जगह पे अलग अलग हिसाब किताब था, क्योंकि इसको हम लोग कल्चर का पार्ट मानते हैं, संस्कृति का पार्ट मानते हैं। अलग अलग संस्कृति में अलग अलग नियम कानून थे जिसको लोग प्रैक्टिस करते थे। ट्राइबल्स की अलग थी, सब जगहों का अलग था। लेकिन जब कभी भी एक पूरे ग्रुप को गवर्न करने के लिए कोई लीडर बनाता है या किंग हो जाता है, राजा, जो सभी वहां पे रहने वाले जितने भी लोग हैं, समाज के लोग हैं, उनको गवर्न कर रहे, वो उनके लीडर हैं, उनके राजा हैं। जब ऐसी परिस्थितियां आ जाती है तो उस पूरे एरिया में जितने भी प्रकार के लोग रहते हैं उनके लिए कुछ छोटे छोटे यूनिफॉर्म यूनिवर्सल कानून बनाना की जरूरत पड़ती है। तो इसी वे में सबसे पहली बार जो रिटन वे में कंपाइलेशन किया, छोटे मोटे कानून ओरली शब्द में है ही, लेकिन सबसे पहली बार इन कानूनों को जब कोडिफाई किया गया, मतलब है कि संहिता में डाला गया, तो वहां से जन्म हुआ रिटन कानून का, यानी रिटन लॉ का, लिखित कानून का। और ये चीज हुआ कब? ये चीज हुआ 3000 बीसी में। 3000 बीसी के दौरान सुमेरिया किंगडम जो थी, वहां उन्होंने जितने भी ओरल ट्रेडिशन में थे, ओरल कानून थे, जो मुंह जबानी कानून चल रहे थे, उन सभी कानूनों को कोडिफाई करने का काम किया गया सुमेरिया में, जो इराक में बेसिकली, आज के डेट में अगर इराक है उसे हम सुमेरियन किंगडम उस समय कहा करते थे। आप देखेंगे सबसे पहली बार 2150 में, 2150 बीसी के दौरान इसको कोडिफाई करने का काम शुरू किया गया। ये सुमेरियन, इसे कहा जाता है फर्स्ट गवर्नमेंट। पहली बार एक सरकार की तरह एक राजा बने, एक सरकार गठन हुआ। सरकार मतलब जो राजा है उनके मंत्रिमंडल गठन हुआ, और वो लोग फिर अपने जो प्रजा है उनके लिए कुछ नियम कानून ओरल जो थे उसके लिए कानून बनाने का काम किया गया। तो पहली सरकार बनी, पहले किंग बने, अब किंग रूल करने वाले हैं, ये चीजें चली। सुमेरिया में ही सबसे पहली बार उन सभी ओरल ट्रेडिशन के कोड को, जो ओरल रूल्स रेगुलेशन नियम कानून थे, उसको संहिता में कन्वर्ट किया गया, एक लॉ बुक में बनाया गया, एक लिखित रूप से उसको कोडिफाई किया गया। उसे कहा जाता है कोड ऑफ उर-नम्मू। ये बेसिकली किंग के नाम है, उस समय जो सुमेरिया के किंग हुआ करते थे उनके नाम पे है, उनका एक कोड बनाया गया। अब भारत देश में भी जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो अशोका के भी एडिक्ट्स हुआ करते थे, और वहां पे भी उनके कुछ रूल्स रेगुलेशन को रॉक पिलर्स पे, स्टोन पिलर पे, रॉक पे लिख दिए जाते थे, तो उसे हम कोड बोलते हैं। तो कुछ नियम कानून है, कोड मीन्स संहिता, नियम कानून, उसको कंपाइल्ड करके लिख दिया गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कोड लिख दिया गया जिसे था ये। और कभी भी एग्जाम में कभी आपको क्वेश्चन आए वर्ल्ड हिस्ट्री से या इंडियन पॉलिटी से कि द ओल्डेस्ट नोन लॉ कोड क्या है, तो दैट इज कोड ऑफ उर-नम्मू। और ये कहाँ में जनरेट हुआ, कहाँ से जनरेट हुआ? सुमेरिया से, जो इराक का पार्ट है। धीरे धीरे आगे चल करके 451 बीसी में रोम का पहला, इटली, रोम का पहला, उस समय जो रोमन एम्पायर थी, रोम का पहला रिटन लॉ बनाया गया जिसे कहा जाता है लॉ ऑफ 12 टेबल्स। तो ये पहले कानून बने, अभी हम संविधान की बात नहीं कर रहे। अभी कानून का जो प्रक्रिया, संविधान बनने की एक ओवरनाइट चीज नहीं है। संविधान बनने की जो प्रक्रिया है वो इस तरीके से शुरुआत हुई कि पहले कानून बनी, उस कानून को कोडिफाई किया गया, फिर धीरे धीरे करके कानून और बड़ा हुआ। और यहाँ पे ये जो कानून बन रहे हैं वो यहाँ पे जो राजा हैं वो बना रहे हैं। किसके लिए बना रहे हैं? प्रजा के लिए। ध्यान दीजिएगा ये बात, प्रजा के लिए बना रहे हैं। अभी राजा के लिए कोई कानून नहीं है कि राजा कैसे एक्ट करेंगे, राजा कैसे नहीं करेंगे, उनकी मर्जी। अगर वो राजा है वो किसी भी तरीके से कानून लिख देंगे और उसे जनता को फॉलो करना पड़ेगा बिना किसी ऑब्जेक्शन के। तो ये सभी कानून उसी प्रकार के थे, ये सभी कोड उसी प्रकार से थे, कानून बन रहे थे, जनता के लिए बन रहे थे, जनता को व्यवस्थित रखने के लिए बन रहे थे, समाज को व्यवस्थित रखने के लिए बनाए जा रहे थे। दैट इज लॉ ऑफ 12 टेबल। इसी दौरान पर्शिया में भी कुछ कानून बने, कुछ सिद्धांत बने जिसे साइरस चार्टर कहा जाता है। वो ये बना था 600 बीसी के आसपास, और इसे बनाया गया था आपको पर्शिया, जो आज का डेट ईरान, जिसे हम कहते हैं आज के समय में ईरान जो है। ये सभी लॉ बने, कानून, जिसे कोडिफाई किया गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे मिडिवल पीरियड आया, मध्यकालीन दुनिया, और जिसे हम लोग आज के डेट में सबसे पहली चीज क्या पढ़ते हैं 1215 में मैग्ना कार्टा। और ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट था पूरे दुनिया भर में। किंग जॉन मैग्ना कार्टा साइन करते हैं, और इससे पहली बार एक चीज होती है, कानून तो थे लेकिन कानून जनता के लिए थे। यहां से एक चीज सेट हो गई कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो राजा ही क्यों ना हो, कानून से बड़ा नहीं हो सकता। इस मैग्ना कार्टा में
मैग्ना कार्टा 1215 के मैग्ना कार्टा में ये चीज डिफाइंड कर दी गई थी कि नो वन इज अबव द लॉ। जैसे बाद में चल करके अमेरिका के प्रेसिडेंट, सेकंड प्रेसिडेंट जो थे जॉन एडम्स, उन्होंने इसे कहा द गवर्नमेंट ऑफ द लॉ। गवर्नमेंट, इट्स नॉट द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, इट्स द गवर्नमेंट ऑफ द लॉ। और ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सरकार भी है अगर जो गवर्न कर रहे हैं लोगों को, और वो पावर कहां से डिराइव कर रहे हैं? जनता से, लोगों से। तो लोगों के लिए कानून तो है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, कानून है उनको व्यवस्थित रखने के लिए। लेकिन राजा अगर उदंड हो जाए और वो पब्लिक का ऑपरेशन करने लग जाए, तो ऐसी परिस्थितियों में राजा को भी कंट्रोल करना जरूरी है। राजा के लिए भी नियम कानून होने जरूरी है कि वो उस नियम कानून से बाहर जाकर के कुछ ना कर पाए। मान लेते हैं कि घर के अंदर आप 4 लोगों का परिवार है, उसमें से सब लोगों ने मिल करके एक व्यक्ति को उस घर का संचालक बना दिया, फादर को बना दिया। अब वो अपने हिसाब से सारी चीज डिसाइड कर रहे हैं कि कहाँ घूमने जाना है, आज क्या खाना बनेगा, ये सारी चीजें, और उन्होंने बता दिया कि यही लॉ है। तो जनता पे तो लागू हो रहा है, घर पे सभी परिवार के सदस्यों पे तो लागू हो रहा है। लेकिन राजा कभी भी अपने मन से किसी भी कानून को हटा दे रहे हैं और नया कानून लेकर के आ जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जब जनता के अधिकारों का या उस घर में जो बाकी लोग हैं उनके अधिकारों का हनन होगा, तो ऐसी परिस्थिति में राजा के लिए भी कानून होना चाहिए कि राजा भी उसी कानून के अंदर आकर के ही अपना काम करे, वो कानून से बाहर नहीं जा सकते। ये पहली बार था पूरे दुनिया में जब ये एक पैरामीटर सेट कर दिया गया था, और यहीं से जन्म होता है संविधान का। जो संविधान मीन्स व्हाट? जनता के अधिकार के लिए राजा तक को या कोई भी सरकार है उनको लिमिट करना, उनकी पावर को लिमिट करना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहीं से जन्म होता है मॉडर्न संविधान की। क्लियर है? कोर प्रिंसिपल्स यहां पे थे। सेकंड अगर हम बात करें, बट ये आपको भी पता है कि इंग्लैंड का जो संविधान है उसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानते, क्योंकि बहुत सारे कानून है उनको कंपाइलेशन किया गया है बट उसको संविधान के फॉर्म में नहीं लिखा गया, इसलिए हम इंग्लैंड के संविधान को अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। करेक्ट? और ये रॉयल चार्टर, ये मैग्ना कार्टा जो आया है, ये कहां था? इंग्लैंड में। क्लियर है? सेकंड अगर हम बात करें तो फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये बहुत एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं कि पूरे दुनिया में सबसे पहली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी थी? तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है सैन मैरिनो की कॉन्स्टिट्यूशन। सैन मैरिनो बेसिकली कहां है? ये एक इनक्लेव कंट्री है, ये इटली के अंदर ही एक सेपरेट कंट्री है, बहुत छोटी सी कंट्री है सैन मैरिनो, जिसे इनक्लेव कंट्री कहा जाता है। वहां पे एक रिटन संविधान को लिखा गया और वो आज तक अभी तक ऑपरेशनल है। संविधान खत्म हो जाती तो शायद हम उसको ओल्डेस्ट इंक्लूड भी नहीं करते, लेकिन एक रिटन संविधान है जो आज भी कहीं ना कहीं ऑपरेशनल है। ये बनाया गया था 1600 में। सेकंड 1634 में स्वीडन का इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट आया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट, इसे भी एक टाइप ऑफ आप संविधान के रूप से देख सकते हैं। 1634 में संविधान की प्रोसेस आगे बढ़ी एंड फाइनली अमेरिकन रेवोल्यूशन होता है 1776 में। उसके बाद अमेरिका को आजादी मिलती है और 1787 में अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है। जब यह कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को आज के डेट में जो हम जितने भी संविधान देख रहे हैं, चाहे वो इंडिया का ही संविधान क्यों ना हो, फ्रांस का संविधान क्यों ना हो, अमेरिका का संविधान क्यों ना हो, जब हम आज के संविधान को देखते हैं तो उसे हम कहते हैं मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन। उस समय ये मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया था, तो ये वर्ल्ड की फर्स्ट रिटन, पहली लिखित मॉडर्न आधुनिक संविधान इसे कहा जाता है अमेरिका को। और आज भी आप देखेंगे संविधान किसी भी कंट्री का, वो अमेरिका के संविधान से मिलता जुलता ही आपको दिखेगा। तो 1787 में अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, जिसे वर्ल्ड की फर्स्ट मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्लियर है? यहां बहुत सारी चीजें करी गई, जैसे जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट आया। करेक्ट? यहां पे आया चेक्स एंड बैलेंसेस का, कि सरकार के जो अंग हैं, दैट इज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी, इन सभी के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। सेकंड वन, हर एक ऑर्गन सरकार की, ये तीनों ऑर्गन एक दूसरे को चेक्स एंड बैलेंस में रखेगी, जिससे किसी भी ऑर्गन की जो पावर है वो ज्यादा ना बढ़ जाए। तो चेक्स एंड बैलेंसेस का कॉन्सेप्ट आया यहां पे। आगे चल करके 1789 में आपको पता है कि फ्रांस की क्रांति होती है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और उसके बाद वहां पे एक डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड द सिटीजन एंड ऑफ द सिटीजन
बनाया गया। यहां पे मेनली आई फ्रीडम ऑफ स्पीच का कॉन्सेप्ट, ह्यूमन राइट का कॉन्सेप्ट। क्लियर है कि लोग के पास अभिव्यक्ति की आजादी है, लोगों के पास कुछ अधिकार है, करेक्ट। और इसीलिए इसे कहा गया है राइट ऑफ द मैन एंड ऑफ द सिटीजन, कि जनता के पास भी बहुत सारे अधिकार है, इक्वालिटी है। यहां से जन्म हुआ सेकुलरिज्म का, धर्मनिरपेक्षता की, पटर्निटी की, ब्रदरहुड की, यहां पे जनरेट हुआ। और फ्रांस में ही फिर इसी कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडिफाई किया गया। फर्स्ट फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में लिखा गया, एंड देन एक रेडिकल कॉन्स्टिट्यूशन बना। आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रेडिकल कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बना, एंड देन एंड सो ऑन। और यहीं से एक संविधान की जो फ्रेमवर्क थी पूरे दुनिया में ओरिजिनेट होते हुए शुरू हुई। अब हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ये तो पूरे देश दुनिया में क्या चल रहा था संविधान को लेकर के। भारत का संविधान आपको भी पता है कि 1950 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, 1949 में ये बनकर के रेडी हुआ। लेकिन भारत देश में जो संविधान बनी है उसकी भी शुरुआत कहीं ना कहीं बहुत पहले से हो चुकी थी, क्योंकि जब आप आज के संविधान को देखिएगा तो उसमें बहुत सारे ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए कानून जो थे उसके बहुत सारे एलिमेंट्स को ऐड ऑन किया गया। वो एक एक करके समझ में आएगा जब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, कोई भी चीज ओवरनाइट नहीं होती है। हर इवन अमेरिका का भी संविधान बना तो वो ओवरनाइट नहीं था। वहां का जो रेवोल्यूशन हुआ, अमेरिका को आजादी मिली, बहुत सारे कानून उस समय अमेरिका में भी थे, हमें उसके बारे में ज्यादा जानना नहीं है। एटलीस्ट पॉलिटी इज कंसर्न, हम उसे पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में। हर चीज में एक समय लगता है। तो भारत का संविधान की जो जेनेसिस है या इवोल्यूशन आप बोल सकते हैं, जो इवॉल्व हुआ है हमारा संविधान या हमारा संविधान जिस तरीके से बना है, वो कहीं ना कहीं एक ब्रिटिशर्स की देन थी। और इसके लिए थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ना आपको जरूरी है। मैं हिस्ट्री के उस सिर्फ उतने सेगमेंट को कवर करने की कोशिश करूंगा जिससे आपको पूरा आगे का क्लास इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही सरल शब्दों में, एकदम सिंपल वे में आपको क्लियरली समझ में आ जाए। सबसे पहली चीज जो आपको जाननी है, थोड़ा सा बैकग्राउंड हम समझते हैं कि कैसे हमारा संविधान इवॉल्व होना शुरू हुआ और पहली बार कब इवॉल्व होना शुरू हुआ। आप सभी को पता होगा कि 31 दिसंबर 1600 में इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ वन एक रॉयल चार्टर इशू करती है। चार्टर मीन्स एक कानून या फिर एक परमिशन इशू करती है। पर्पस क्या था इसको इशू करने का? पर्पस था एक कंपनी फॉर्म करने का। इंग्लैंड के अंदर बहुत सारे बिजनेसमैन होते थे, मर्चेंट्स होते थे जो व्यापार करते थे, ट्रेडर्स। तो बहुत सारे ट्रेडर्स इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर के इन्होंने डिसाइड किया कि हम एक कंपनी का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे मान लेते आज एक कंपनी को फॉर्म करना है, 5 लोग 6 लोग मिले आपस में, उन्हें लगा कि हम एक काम कर सकते हैं, एक ऐसी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो क्या करेंगे कि बिजनेस को फॉर्म करेंगे और उसके लिए सरकार से परमिशन लेंगे। आज के डेट में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में आप बिजनेस को रजिस्टर करने के लिए सभी जितने भी डायरेक्टर्स हैं सभी डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे और एक कंपनी का फॉर्मेशन होता है। सिमिलरली उस समय भी यही प्रोसीजर था, इसी तरीके से कंपनी फॉर्म होती है। तो कुछ लोग थे ब्रिटेन के अंदर जो चाहते थे, कुछ ट्रेडर्स थे जो चाहते थे कि हम अपनी कंपनी फॉर्म करें। तो इसके लिए उन्होंने किंग के पास, जो क्वीन है एलिजाबेथ, क्राउन के पास जाकर के परमिशन मांगी। परमिशन मिली उन्हें किस फॉर्म में? रॉयल चार्टर के फॉर्म में। ये जो लोग थे, ये लोग अपने आप को कहते थे मर्चेंट ऑफ एडवेंचरर्स, मर्चेंट एडवेंचरर्स। और इन्होंने फाइनली एक कंपनी, जब रॉयल चार्टर इन्हें मिलता है तो ये एक कंपनी फॉर्म करते हैं कुछ लोग मिलकर के। कंपनी का नाम था गवर्नर्स एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड। बहुत बड़ा सा नाम है। ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। क्वीन एलिजाबेथ 31 दिसंबर 1600 को
इस पर्टिकुलर कंपनी को एक रॉयल चार्टर जारी करती है, इसमें एक परमिशन उसे मिलती है और परमिशन के बाद एक कंपनी फॉर्म किया जाता है। परमिशन ये होता है कि आप एक कंपनी फॉर्म कर सकते हो और वो कंपनी कहां ट्रेड करेगी? ईस्ट इंडीज में, केप ऑफ गुड होप से ईस्ट के डायरेक्शन में, जिसमें इंडिया भी आ जाएगा, ईस्ट के डायरेक्शन में आप ट्रेड कर सकते हैं। उसके लिए आपको परमिशन दिया जा रहा है। परमिशन मिल गई। परमिशन में कुछ अधिकार भी दिए गए थे, आप ट्रेड कर सकते हैं, वो एक चीज थी। दूसरी चीज जो रॉयल चार्टर में दी गई थी वो थी कि 15 सालों के लिए ये जो ट्रेड करने का अधिकार था, 15 सालों के लिए एक्सक्लूसिव राइट था। क्या राइट था? एक्सक्लूसिव राइट। क्या ट्रेड तो कर सकते हैं ईस्ट इंडीज में जाकर के, तो कितने दिनों के लिए कर सकते हैं? अभी फिलहाल के लिए आपको 15 सालों के लिए एक लाइसेंस दिया गया है। ठीक है, 15 सालों के लिए लाइसेंस दिया गया और एक्सक्लूसिव लाइसेंस दिया गया है। मतलब इस कंपनी के अलावा इंडीज, ईस्ट इंडीज में कोई और दूसरी कंपनी इंग्लैंड से ट्रेड नहीं करेगी। दैट इज एक्सक्लूसिव राइट, यानी मोनो। और ये याद रखिएगा, क्योंकि बाद में ब्रिटेन की क्राउन ईस्ट इंडिया कंपनी से, और इसी को पॉपुलरली कहा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी। बहुत लोग, अगर एग्जाम में ये कंपनी का नाम लिख दिया जाए, और बहुत लोग कंफ्यूज भी हो जाएंगे कि अच्छा ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं लिखा होते, कोई दूसरी चीज होगी। ऐसा नहीं है, इसी कंपनी को, इसी को पॉपुलरली ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर कंपनी को का जो एक्सक्लूसिव राइट था, बाद में आप देखेंगे कि ये एक्सक्लूसिव राइट जो है ट्रेड करने का, वो छीन लिया जाता है। इसलिए आपको यहां समझना होगा। इसे दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो मोनोपोली, एक मोनोपोली दी गई कि इंडिया के अंदर या ईस्ट इंडीज के अंदर आप अकेले कंपनी होंगे ब्रिटेन से जो व्यापार कर रहे होंगे। क्लियर है? ठीक है, कंपनी बन गई। अब कंपनी जब भी बनती है, मान लेते हैं जिसे हम आज के डेट में ईस्ट इंडिया कंपनी बोल रहे हैं, यह कंपनी बन गई। तो कंपनी कौन बनाता है? बहुत लोगों को बहुत सारी कंफ्यूजन है। कंपनी कौन फॉर्म करता है? डायरेक्टर्स? नहीं, कंपनी में होते हैं शेयर होल्डर्स, जिनका पैसा लगा होता है। तो एक ईस्ट इंडिया कंपनी जो कंपनी बनी थी, उस कंपनी में भी बहुत से शेयर होल्डर्स थे, और आज के डेट में भी होते हैं। करेक्ट? इन शेयर होल्डर्स को कहा जाता था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, शेयर होल्डर को कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। तो बहुत सारे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स में बहुत सारे शेयर होल्डर थे। अब शेयर होल्डर बहुत हो सकते हैं। अब शेयर होल्डर में भी जिन्होंने इतना पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है, जिसने कुछ पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है, उन्हीं को वोटिंग राइट दिया जाएगा, डिसीजन लेने का राइट दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 100 शेयर होल्डर है या 1000 शेयर होल्डर है तो सभी के पास उतना ही अधिकार है जितना एक शेयर होल्डर के पास होता है। ऐसा नहीं, आप कंपनी के, आपके पास मालिकाना हक है, लेकिन आपके पास वोटिंग राइट्स नहीं है। वोटिंग राइट्स के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट है। तो उस समय जो वोटिंग राइट था वो कितना था? जिन्होंने 500 पाउंड इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखे हैं, उनके पास वोटिंग राइट है, और जो भी 500 से कम है वो शेयर होल्डर है, वो उनके पास मालिकाना हक है। जितनी भी परसेंटेज में उनके पास होगी वो उनका पास मालिकाना हक। इस कंपनी को जो रन करना, इस कंपनी को रन करना है, उसके लिए भी कुछ लोग थे, तो उसे कहा जाता है डायरेक्टर्स। और जो ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसके लिए एक नाम थी, दैट इज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। क्लियर है? सो कुल मिलाकर के उस समय कितने डायरेक्टर्स थे इस कंपनी में? 24 डायरेक्टर्स, जिसे क्या कहा जाता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इनका काम था कि कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजंस को लेना। क्लियर है? और इसी कंपनी के अंदर एक कमिटी होती थी जिसे कहा जाता था एग्जीक्यूटिव कमिटी, कार्यकारी कमिटी। डे टू डे जो कंपनी को रन करने का काम था वो इस एग्जीक्यूटिव कमिटी का था। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करते थे। क्लियर है? ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो इंग्लैंड में है, इंडिया में नहीं, इंग्लैंड में। क्योंकि बाद में अभी आप पढ़िएगा, आपको पता चलेगा ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हमारे
भारत देश में भी जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के लिए भी एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया जाता है। तो अभी उस समय 1600 के टाइम पे 24 डायरेक्टर्स थे जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता है। कंपनी फॉर्म हो गई, कंपनी इंडिया ट्रेड करने के लिए आने वाली थी। तो कंपनी सबसे पहली बार कंपनी कब आती है? 24 अगस्त 1608 को एक शिप से, हेक्टर नाम की शिप थी, उससे जो लोग हैं वो यहां पे आते हैं। क्लियर है? ये शिप का नाम है और बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। 24 अगस्त को इंडिया पहली बार आते हैं परमिशन लेने के लिए कि वो एक ट्रेडिंग करना चाहते हैं इंडिया में। तो यहाँ के जो मुगल एम्पायर थे उनसे परमिशन लेना चाहते हैं कि वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं और उसके लिए वो फोर्ट स्टैब्लिश करना चाहते हैं सूरत में, क्योंकि वो लोग जहाज से आए थे और वो सूरत पे आकर के वहां पे एक क्या बनाना चाहते थे, एक अपनी फैक्ट्री बनाना चाहते थे, स्टैब्लिश करना चाहते थे जहां से वो ट्रेडिंग कर सके। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? सो हेक्टर टोटल कितने लोग आते हैं उस समय? 110 में। इतने लोग इस शिप पे सवार होकर के 24 गन लेकर के इंडिया पहुंचते हैं परमिशन लेने के लिए। वो अलग बात है, परमिशन स्टार्टिंग में मिलती नहीं है। बाकी की चीजें आप हिस्ट्री में पढ़िएगा, लेकिन एज ऑफ नाउ पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में इतनी चीजें। तो कंपनी फॉर्म हो गई, कंपनी इंडिया आ गई। अब कंपनी अपना काम करना शुरू करती है। कंपनी का क्या काम था? कंपनी का काम था, जब कंपनी ये आई थी तो इनका एक ही काम था, ट्रेडिंग करना। यानी ये व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी। तो ये व्यापार करने आए थे। क्लियर है? सो जब ये ट्रेडिंग करने आए तो 1608 से लेकर के धीरे धीरे करके ये ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे करके ये इंडिया की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं और छोटी छोटी टेरिटरीज को एक्वायर करना शुरू करते हैं। क्लियर है? यहां पे आपको दो बातें समझनी है। पहली चीज तो कि जब ये ट्रेड कर रहे होते हैं तो ये अलग अलग जगहों पे अपनी प्रेसिडेंसी स्टैब्लिश करना शुरू करते हैं, क्योंकि कुछ एरिया, कुछ लैंड या तो वो खरीद लेते हैं, कुछ एक्वायर कर लेते हैं। इस टाइप से वो स्टार्ट कर देते हैं एक धीरे धीरे टेरिटरीज को कंट्रोल करना, अपनी टेरिटरी को बिजनेसेस करने के लिए। तो कुछ एरियाज में ये सबसे पहली चीज जो सेटअप करते हैं वो करते हैं प्रेसिडेंसी। और ये जरूरी है समझना, प्रेसिडेंसी कुल मिलाकर के स्टार्टिंग में दो प्रेसिडेंसी सेटअप करते हैं। पहली प्रेसिडेंसी जो है 1640 में सेटअप होती है। कहां पे? मद्रास में। फोर्ट जॉर्ज बनाते हैं, वो स्टैब्लिश करते हैं अपनी उस प्रेसिडेंसी के इर्द गिर्द एक फोर्ट बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं सेंट फोर्ट जॉर्ज 1640 में। और इसे ही कहा जाता है मद्रास प्रेसिडेंसी। तो एक प्रेसिडेंसी बनती है मद्रास में 1640 में। इसी टाइम पे दूसरी प्रेसिडेंसी हुआ करती थी जिसे सूरत प्रेसिडेंसी कहा जाता है। सूरत प्रेसिडेंसी 1661 से पहले जो है सूरत प्रेसिडेंसी। तो दो ही प्रेसिडेंसी थी 1660 के आसपास। 1608 में ये आए और उसके बाद 1660 तक दो प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, मद्रास और सूरत प्रेसिडेंसी। क्लियर है? अब आगे चल करके 1661 में ब्रिटेन, पोर्तुगीज जो है दहेज में क्या करते हैं? बॉम्बे दे देते हैं। और बॉम्बे जब मिल जाती है तो क्राउन ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे 1668 में दे देती है। 1668 में जब बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलता है तो उस समय 16 आगे चल करके 16 दैट इज 1668 1687 में क्या स्टैब्लिश करते हैं? ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी। सूरत प्रेसिडेंसी को ट्रांसफर कर दिया जाता है बॉम्बे प्रेसिडेंसी में और बॉम्बे प्रेसिडेंसी स्टैब्लिश होती है। और ये एक दिन नहीं है, ये एक पर्टिकुलर डेट नहीं है कि जिस डेट में ये स्टैब्लिश हुआ। 1661 से लेकर के 1687 के बीच में धीरे धीरे करके ये प्रेसिडेंसी सेटअप होती है। तो 1687 में एक दूसरी प्रेसिडेंसी, ये सूरत प्रेसिडेंसी खत्म हो जाती है और बॉम्बे प्रेसिडेंसी स्टैब्लिश होती है। क्लियर है?
तीसरी जो प्रेसिडेंसी बनती है इंडिया के अंदर वो बनती है बंगाल प्रेसिडेंसी, एंड द टाइम वाज 1699। कुल मिलाकर के 3 प्रेसिडेंसी स्टैब्लिश हो जाती है इस पॉइंट तक, और ये जरूरी है समझना। तो अगर हम बात करें 1700 की, तो 1700 के अंदर अंग्रेज की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने 3 प्रेसिडेंसी स्टैब्लिश कर दिया था, दैट इज मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता। क्लियर है? एंड इसके बाद एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, दैट इज 1757 में बैटल ऑफ पलासी। क्लियर है? जिसमें अंग्रेजों की जीत होती है। पलासी कहां है? कोलकाता। एंड देन 1764 में होता है बैटल ऑफ बक्सर, और ये एक निर्णायक युद्ध होता है। क्यों? क्योंकि ये जो बैटल था बेसिकली ये किससे लड़ा गया था? ये लड़ा गया था मुगल एम्पेरर के साथ। बंगाल के नवाब थे और अवध के नवाब साथ में लड़ रहे थे, और इंडिया उस समय मुगलों के अंदर था। तो अगर मुगल को हरा दिया जाए तो इंडिया पे कंट्रोल किसका स्टैब्लिश हो जाएगा? जो भी उन्हें हराते हैं। तो बैटल ऑफ बक्सर जब होती है 1764 में, तो अंग्रेज यहां पे जीतते हैं, और फाइनली इंडिया के अंदर जो कंट्रोल है वो किसके पास चला जाता है? वो इंग्लैंड के पास चला जाता है। टेक्निकली बोले तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाता है। क्लियर है? जैसे ही ये जाती, बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1765 में ट्रीटी साइन होना शुरू होती है। अवध के नवाब के साथ अलग से ट्रीटी साइन होती है, मुगल एम्पायर के साथ अलग से ट्रीटी साइन होती है। ट्रीटी के अनुसार जो एक सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यहां पे होता है कि जो अवध के नवाब थे सुजाउदौला अवध के नवाब, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के एलाई बन जाते हैं। करेक्ट? दोस्त बन जाते हैं, उनके पार्टनर बन जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के सुजाउदौला। और जो ट्रीटी साइन होती है शाह आलम के साथ, मुगल एम्पायर के साथ, उस समय शाह आलम 2 मुगल एम्पायर थे। हार के बाद इनके साथ जो ट्रीटी साइन होती है, इनको एक पेंशनियर बना दिया जाता है और इनको पेंशन दे करके अंग्रेजों के अधीन कर लिया जाता है। इस पर्टिकुलर बैटल के बाद 1765 के बाद एक चीज क्लियरली समझ में आ रहा होगा आपको कि अब इंडिया जो है एज अ टेरिटरी अब मुगलों के हाथों से निकल चुका है। अब वो किसके अंडर आ चुका है? इंग्लैंड के अंदर आ चुका है। यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है 1765 में जो इलाहाबाद की ट्रीटी साइन करी जाती है, उससे ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ चीजें प्राप्त होती है। और वो क्या चीजें प्राप्त होती है? वो होती है दीवानी राइट, यानी सिविल मैटर पे, सिविल लॉ, सिविल मैटर पे अधिकार प्राप्त हो जाता है। सिविल में फाइनेंस हो गया, इन सब चीजों पे कंट्रोल किसका एस्टैब्लिश हो जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो इलाहाबाद की ट्रीटी के अनुसार दीवानी राइट ग्रांट किसको कर दिया जाता है? किसको दे दिया जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी को। क्लियर है? और निजामत राइट, 2 ही प्रकार की राइट्स होते थे। निजामत राइट्स ये दिया जाता है जो उस समय नवाब्स होते थे उनको। अब ये जो दिया गया दीवानी राइट, वो कहां किसके लिए दिया गया? पूरे इंडिया के लिए नहीं, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। उस समय उड़ीसा था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की को लेकर के दीवानी राइट अंग्रेजों के पास चली आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और जो नवाब होते हैं बंगाल के, उनको दे दिया जाता है, बंगाल के नवाब को कौन सी राइट्स? निजामत राइट। और यहां से एक शुरू होता है कंफ्यूजन। क्यों? क्योंकि यहां पे एक बहुत टेक्निकली ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो पीछे से कंट्रोल कर रही है वो सामने नहीं आ रही है, लेकिन रूलर कौन दिख रहे हैं? बंगाल के नवाब। तो जनता कोई भी किसी प्रकार से किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती थी तो जनता किसको जिम्मेदार ठहराते थे? नवाब ऑफ बंगाल को। लेकिन अंग्रेजों के पास टैक्स कलेक्ट करने का,
सिविल मैटर पे जो भी ज्यूरिडिक्शन थी वो उनके हाथों में था, और पीछे से कंट्रोल कौन कर रहे थे? अंग्रेज। तो ये कभी अकाउंटेबल होते नहीं थे। इस पर्टिकुलर चीज से शुरू हुआ लोगों के साथ अन्याय होना, पहली चीज। दूसरा, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी रूलर का जनता के प्रति, दूसरी चीज। और तीसरी चीज हुई कि जो निजामत है, किसी प्रकार से जो रूलर है वो अकाउंटेबल नहीं है, वो जवाबदेह नहीं है जनता के प्रति। जो पहले राजा या शासक हुआ करते थे वो अकाउंटेबल हुआ करते थे। इस पर्टिकुलर चीज की वजह से धीरे धीरे करके प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। एंड देन जो प्रॉब्लम और बढ़ गई कब? जब रॉबर्ट क्लाइव ने इंट्रोड्यूस किया ड्यूअल गवर्नमेंट। और यही थी ड्यूअल गवर्नमेंट, दैट इज दीवानी राइट और निजामत राइट अलग अलग करना, इसी को बोला जाता है, दैट इज ड्यूअल गवर्नमेंट। रॉबर्ट क्लाइव कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव बनते हैं बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल। ध्यान दीजिएगा वर्ड बंगाल, रॉबर्ट क्लाइव। अब याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अभी हम आ रहे धीरे धीरे। गवर्नर, सॉरी ये बनते हैं गवर्नर, नॉट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल। आपको अभी भी पता है कि 3 प्रेसिडेंसी थे, जिसको कौन चलाते थे? गवर्नर। और रॉबर्ट क्लाइव को बनाया जाता है गवर्नर ऑफ बंगाल। जब ये गवर्नर ऑफ बंगाल बनते हैं तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया ड्यूअल गवर्नमेंट, और यहां से वो शासन करना शुरू करते हैं। और यहीं से दैट इज 1765 से लेकर के 1772 तक प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है इस ड्यूअल गवर्नमेंट की वजह से। क्या थी प्रॉब्लम और कैसे संविधान बनना शुरू होता है, ये सब समझेंगे हम यहाँ पे। इस दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। प्रॉब्लम तो एक प्रॉब्लम तो हमने बात कर ही दिया। दूसरा प्रॉब्लम होता है 1770 में बंगाल का फेमीन, अकाल पड़ जाता है बंगाल में और लोग मरने लग जाते हैं। काफी क्योस की सिचुएशन हो जाती है 1772 में। 1765 से लेकर के 1772 तक रॉबर्ट क्लाइव के अंडर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वेंट्स थे वो, और जो नवाब्स हुआ करते थे वो, ये अकाउंटेबल नहीं थे। और सर्वेंट्स किस चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं? घूस लेने में, ब्राइबरी। सर्वेंट्स यहां से शुरू होता है, जब ब्राइबरी लेने लगते हैं तो शुरू होता है करप्शन। जब कोई कानून नहीं है तो कंपनी एज एन एंटिटी को नुकसान होता है। और कंपनी अभी क्या करने लग गई है 1765 के बाद? एक तरीके से बन गई है टेरिटोरियल पावर। किसी जमीन, किसी भूभाग, किसी एरिया के मालिक, क्योंकि हमने उनको राइट्स दे दिया है, अब अधिकार दे दिया, अब वो डिसीजन ले रहे हैं। तो जब कभी भी आप किसी को अधिकार देते हो किसी उस डिसीजन लेने के लिए, इसका मतलब है कि वो सरकार है। तो उस समय सरकार कौन बन गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये सरकार है, सरकार के अपने खजाने होते हैं, जैसे आज भारत देश का कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। जितने भी टैक्स कलेक्ट होते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी भारत के सरकार की संचित निधि में जाती है, खजाने में पहुंचेगा। लेकिन अगर करप्शन है तो वो यहां पैसा पहुंचने की बजाय वो लोगों के हाथों में पहुंचने लगेंगे जो उस सरकार का हिस्सा है। और उस समय सरकार का हिस्सा कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव और ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स जो यहाँ पे काम कर रहे थे, जो एक अच्छे पद पे थे। इन लोगों ने शुरू किया रैम्पेंट करप्शन, ब्राइबरी लेकर के पासेस जारी कर देना, ये सारी चीजें करना। और जनता त्राही त्राही कर रही है, क्योंकि टैक्स का पैसा आ तो रहा है लेकिन वो टैक्स का पैसा जनता पे खर्च नहीं हो रहा है, जबकि वो किसके पॉकेट में जा रहा है? निजी लोगों के पॉकेट में जा रहा है। ब्रिटेन के अंदर एक पार्लियामेंट्री कमिटी बिठाई गई और पार्लियामेंट्री कमिटी की रिपोर्ट ने यह बताया कि सर्वेंट्स जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो बन गए क्या? इंग्लिश नवाब। दे बिकम इंग्लिश नवाब, क्योंकि उनके पास इतने पैसे थे और वो एकदम अकाउंटेबल नहीं थे। इंक्लूडिंग रॉबर्ट क्लाइव पे करप्शन के चार्जेस लगे, और ये रॉबर्ट क्लाइव के पास बहुत से पैसे थे, इतने पैसे, इन्होंने इतना फॉर्च्यून कमाया इंडिया में करप्शन कर करके कि उनके पास बहुत सारा पैसा हो गया। और बहुत सारे सर्वेंट्स ऐसे थे जो रिटायर भी हो चुके थे,
काफी ज्यादा पैसा लेकर के, और वो यहाँ से पैसा लेकर के इंग्लैंड पहुंचते थे और वो वहां पे देखते थे कि ये मात्र एक सर्वेंट के रूप से गया था, एक एम्प्लॉय के रूप से इंडिया में गया था, लेकिन वो इतना इतना पैसा कमा करके इतना अमीर हो गया। भाई कोई सोशल सर्विस तो कर नहीं रहे, इतना पैसा कमाया यहाँ की ब्राइबरी से। नुकसान किसको हुआ? नुकसान उसे होता है जो सरकार में होते हैं, तो नुकसान सरकार को हुआ, ना कि सरकार चलाने वालों को हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ईस्ट इंडिया कंपनी 1772 आते आते हो गई बैंकरप्ट। इंग्लैंड में बाकी के बिजनेसमैन, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, क्राउन, सब लोग ये चीज देख रहे थे कि रैम्पेंट करप्शन ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स कर रहे हैं और उसका फायदा कंपनी को नहीं मिल रहा है, और कंपनी के जो शेयर होल्डर है उनका नुकसान हो रहा है। आ रही है बात समझ? तो जब कंपनी के शेयर होल्डर्स का नुकसान हो रहा है और कंपनी के अंदर इंप्लॉय है उनका फायदा हो रहा है, वो फॉर्च्यून कमा रहे हैं, कंपनी नुकसान में है, लेकिन उसके मेंबर रातों रात हर दिन अमीर होते जा रहे हैं। इससे बहुत ज्यादा नाराजगी थी किसके बीच? शेयर होल्डर्स के बीच। और एक मौके की तलाश में थे कि कैसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी पे अंकुश लगाएं, इन करप्शंस पे एक ये लगाएं जिससे कंपनी ग्रो करे। और कंपनी अगर प्रॉफिटेबल होगी, आप समझिए बात को, कंपनी अगर प्रॉफिटेबल होगी तभी तो क्राउन के पास भी पैसा आएगा ब्रिटेन में। पर कंपनी लॉस में होगी तो वो पैसा कैसे आएगा? और कंपनी क्या चल रही है? लॉस, और इतना लॉस कि वो कंपनी 1772 के अंदर बैंकरप्ट होने के कगार पे आ गई। जनता फैमिन से मर रहे हैं वो तो एक अलग कहानी है, लेकिन पैसे की बात करें जिससे ब्रिटेन को कंसर्न था, बैंकरप्ट होने पे आ गई 1772 में। और ये बैंकरप्ट होने पे आ गई, ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि बैंकरप्ट क्योंकि इन्होंने, कंपनी ने 1 मिलियन ब्रिटेन की क्राउन के पास, इंग्लैंड की क्राउन के पास 1 मिलियन पाउंड का लोन की गुजारिश करी कि अगर ये लोन नहीं मिलेगा हम लोग बैंकरप्ट हो जाएंगे और ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो जाएगी। और बस यही एक मौके की तलाश में था ब्रिटेन की क्राउन। ओके, अब इन्होंने कहा ठीक है, कंपनी को 1 मिलियन पाउंड लोन में दिया जाएगा, लेकिन कुछ शर्तों पे। और शर्त क्या थी? और यही शर्त बनती है इंडिया में संविधान की पहली नींव। शर्त यह थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अब कंट्रोल किया जाएगा ब्रिटेन के पार्लियामेंट के द्वारा। क्लियर है? और जब कंट्रोल किया जाएगा तो जाहिर सी बात है मुंह जबानी नहीं होगी, कुछ लॉ बनेगा। और सबसे पहली कानून भारत देश में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो बनी वो थी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। यहां वर्ड आपको क्लियर दिख रहा होगा, रेगुलेटिंग एक्ट। इसका मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो डे टू डे शासन प्रशासन है उसको रेगुलेट करने का काम किया जाएगा। और इसे कहा जाता है द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर इंडिया। क्योंकि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी तो एक टाइप ऑफ रूलर है, और रूलर के लिए लॉ बनाया गया कि भैया जो सरकार है हमें उनको भी रेगुलेट करने की जरूरत है। आई होप आप ये बैकग्राउंड समझ गए होंगे कि किस तरीके से क्या ऐसी जरूरत आ पड़ी कि भारत में संविधान जो बनना है, या जो भी संविधान 1950 में बना है, उसकी शुरुआत इस तरीके से हुई कि पहली कानून भारत की धरती के लिए जो मॉडर्न कानून है वो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के फॉर्म में लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। ये जो कानून बन रहे हैं वो कहां बन रहे हैं? वो इंग्लैंड में बन रहे हैं। ठीक है, इंग्लैंड की पार्लियामेंट में पास हो रहे हैं। किसके लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। इस पर्टिकुलर एक्ट के कुछ प्रोविजंस हैं जिस प्रोविजंस को समझने की रिक्वायरमेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं प्रोविजन से पूछा जाता है। सबसे पहली चीज जो करी गई वो था इस एक्ट के बाद रॉबर्ट क्लाइव की जो डुअल गवर्नमेंट थी जिसमें बहुत सारे फ्लॉज थे उसको एबॉलिश किया गया। क्लियर है? दूसरी चीज करी गई कि इंडिया में जो गवर्नर है, जो बंगाल है, उनका नॉमेनक्लेचर चेंज कर दिया गया। तो चेंज इन द नॉमेनक्लेचर ऑफ द गवर्नर ऑफ बंगाल। बंगाल के गवर्नर का नॉमेनक्लेचर चेंज करके क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल
और ये वर्ड क्यों ऐड किया गया वो भी बता रहा हूं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, लेकिन अगर ऑफिशियल नाम क्या था, ऑफिशियल नाम था, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, मे बी आपको पता होना चाहिए, गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम ऑफ बंगाल। गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम ऑफ बंगाल, लेकिन पॉपुलरली इसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला जाता है। क्लियर है? तो एक नॉमेनक्लेचर चेंज कर दिया गया और पहले गवर्नर जनरल बनकर के कौन आते हैं? वारेन हेस्टिंग। ये बनते हैं भारत के नहीं, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। ठीक है, गवर्नर जनरल इसलिए क्योंकि इसको समझने के लिए आपको तीसरा पॉइंट समझना है। अभी तक टोटल 3 प्रेसिडेंसी थी, तीनों में के पास अपने अपने इंडिविजुअल गवर्नर हुआ करते थे, लेकिन अब बंगाल के गवर्नर की जो पोजीशन है, जो पोस्ट है, उसको चेंज करके क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। लेकिन मद्रास और बॉम्बे, इनके जो गवर्नर्स हैं उनको सिर्फ और सिर्फ गवर्नर रखा गया, नाम गवर्नर ऑफ बंगाल और गवर्नर ऑफ मद्रास। और ये जो प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, इसको बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर अधीन कर दिया गया। मींस इंग्लिश में बोले तो मद्रास प्रेसिडेंसी एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी वर मेड सबऑर्डिनेट टू द बंगाल प्रेसिडेंसी। बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, इसलिए इनके जो गवर्नर्स हैं उनके नाम में चेंज नहीं किया गया। सो गवर्नर जनरल सुपीरियर है, इनके जो भी ऑर्डर्स होंगे उन्हीं के आधार पर गवर्नर ऑफ बंगाल, मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे एक्ट करेंगे, उन्हीं के हिसाब से काम करेंगे। क्लियर है? तो सबऑर्डिनेट कर दिया गया यहां पे। क्लियर है? फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थी वो ये थी कि ये जो गवर्नर जनरल है, यानी वारेन हेस्टिंग ऑफ बंगाल, इनकी सहायता के लिए, इनको एसिस्ट करने के लिए बनाया गया एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कार्यकारी परिषद। एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कार्यकारी परिषद। कार्यकारी परिषद, और यह कार्यकारी परिषद में 4 मेंबर होंगे, 4 मेंबर, जिसे पॉपुलरली एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे कहा जाता था काउंसिलर ऑफ 4। दैट मींस द मेंबर ऑफ, ये जो काउंसिलर ऑफ 4 है वो ब्रिटेन के पार्लियामेंट से डायरेक्टली अपॉइंट होकर के आते थे। डायरेक्टली बोला जाए तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो लोग वोट करते थे, और वोट करने के बाद, और मेनली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में कौन लोग थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के, ब्रिटेन के पार्लियामेंट के मेंबर्स ही हुआ करते थे। तो टेक्निकली अगर हम बात करें तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इनको अपॉइंट करके भेजते थे। इनका काम होता था कि ऑन अ वोटिंग बेसिस कोई भी डिसीजन गवर्नर जनरल जो लेंगे वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पे मीटिंग होगी, उसकी वोटिंग होगी, वोटिंग के आधार पे लिया जाएगा, और गवर्नर जनरल के पास अभी कोई वीटो पावर नहीं था। तो इसलिए अगर कोई भी वोट में मान लेते हैं कि 4 मेंबर में 3:1 पे अगर वोट आ जाए तो गवर्नर जनरल को वो पर्टिकुलर काम या स्कीम या जो भी ऑर्डर्स हैं, जो भी बातें हैं, उसको लागू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये थी, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो ये एग्जीक्यूटिव अभी 4 मेंबर की है, बाद में इसे कन्वर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि आप देखिए बहुत सिचुएशन में ऐसा होगा कि 2:2 का भी सिस्टम लागू हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में डेडलॉक की सिचुएशन हो जाएगी, तो कोई भी काम पारित नहीं होगा। ठीक है, कोई भी चीजें जो है वो उस पर डिसीजन नहीं लिया जाएगा, इसलिए इसको 3 कर दिया जाता है, जिससे क्या है कि हमेशा एक निर्णायक डिसीजन बन सके, या आगे चल करके इसको चेंज कर दिया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो लागू की गई वो थी, सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा। सेवनटीन 1774 में। क्लियर है? इस एक्ट की वजह से सुप्रीम कोर्ट आई। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है। ये जो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में आया है, वो जो आज का सुप्रीम कोर्ट हम देख रहे हैं,
वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है। बहुत लोगों को पता है कि पहले सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में ही हुआ करता था, फिर दिल्ली उसे ट्रांसफर कर दिया गया, बिल्कुल किया गया। लेकिन उस समय जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट था, जिसे ट्रांसफर करके दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, वो 1935 में आया था। बट ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो आगे चल करके कलकत्ता का हाई कोर्ट बनेगी। तो सुप्रीम कोर्ट मेनली, आप एकदम समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिएगा कि दिस इज आज के डेट में जो हाई कोर्ट है वो है। अब आप समझ रहे होंगे कि हम क्यों पढ़ रहे हैं ये सभी रेगुलेटिंग एक्ट, क्योंकि इस रेगुलेटिंग एक्ट में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस देखने को मिल रहे हैं जो आगे जाकर के भारत के संविधान के अंदर इनकॉर्पोरेट होंगे, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के रूप में भारत के संविधान में इनकॉर्पोरेट होगा, या हमारी पूरी जुडिशियल सिस्टम इस तरीके से इनकॉर्पोरेट होगी हमारे संविधान के अंदर, या हमारी पूरी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर। क्लियर है? अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के सवाल होते हैं कि सर इससे पहले क्या न्यायालय नहीं था? देखिए, राजा महाराजाओं के टाइम पे उस समय उनके अपने राजतंत्र में जो भी उनके दरबार होते थे वही न्यायालय का काम करते थे। लेकिन अंग्रेजों के केस में जहां जहां पे भी ये रूल करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी, वहां पे इन्होंने मॉडर्न जुडिशियरी का जो कॉन्सेप्ट है वो लेकर के आया। मॉडर्न जुडिशियरी का कॉन्सेप्ट कैसे इवॉल्व हुआ उसकी बात हम जब जुडिशियरी स्टार्ट करेंगे हम उसमें करेंगे, लेकिन जितनी चीजें जरूरी है मैं उतना आपको बता देता हूं। इंडिया में जो मॉडर्न जुडिशियरी थी उसकी शुरुआत हुई थी 1661 में। 1661 के अंदर इसकी शुरुआत हो गई थी। अब ये बेसिकली किसके पास था? पहले जो गवर्नर इन काउंसिल हुआ करते थे, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, ठीक है, उसको रजिस्ट करने के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। यही काउंसिल क्या काम कर रही थी? जुडिशरी का काम कर रही थी, ठीक है। तो जो उस समय गवर्नर होते थे उनकी काउंसिल होती थी, वही काउंसिल क्या करते थे? जुडिशरी का काम करते थे, ठीक है। यहां तक आप समझिए। बाद में जब इवोल्यूशन ऑफ जुडिशरी की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे मेयर्स कोर्ट स्टैब्लिश हुआ, कैसे कोर्ट ऑन रिकॉर्ड स्टैब्लिश हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा, और फिर कैसे जाकर के हमारी मॉडर्न जुडिशरी पिक्चर में आएगी। पर एज ऑफ नाउ सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश कर दिया गया। ये सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन जो थी वो वही बिहार कलकत्ता के अंदर जो हमारी जो प्रेसिडेंसी है, जहां तक इनकी जुरिडिक्शन जाती है, जो कोलकाता के अंदर जुरिडिक्शन थी वहां तक इनकी जुरिडिक्शन थी। क्लियर है? सुप्रीम कोर्ट जब स्टैब्लिश किया गया तो एक चीफ जस्टिस बनाया गया, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का। इसके साथ साथ 3 अदर जजेस थे। जो पहले चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता बनते हैं वो थे एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोलकाता, ये सुप्रीम कोर्ट आगे चल करके हाई कोर्ट में बदलेगी कब? जब हम लोग 1861 का एक्ट पारित करेंगे। तो 1861 में 3 हाई कोर्ट बन करके उभरते हैं, हाई कोर्ट ऑफ बंगाल, हाई कोर्ट ऑफ मद्रास और हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे। क्लियर है? तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो नाम है उसको चेंज कर दिया जाता है 1861 में, जब हम पढ़ेंगे 1861 का एक्ट। क्लियर है? तो ये एक चीज यहां पे हुई कि सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश कर दिया गया। क्लियर है? इस पर्टिकुलर टाइम तक रेगुलेटिंग एक्ट से ये सारी चीजें करी गई। क्लियर है? तो आपको एक चीज दिख रहा होगा कि कैसे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है वो किस तरीके से धीरे धीरे करके इवॉल्व हो रहा है, और वो इवॉल्व हो करके हमारे आगे चल करके दिखेगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कैसे एक पार्ट बनेगा। यहां तक कोई डाउट? क्लियर है? तो यहां पे 3 बातें हमने देखी। एक तो सुप्रीम कोर्ट, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। क्लियर है? और यही एग्जीक्यूटिव काउंसिल आपको आगे चल करके एक चीज दिखेगी, यही एग्जीक्यूटिव काउंसिल आगे चल करके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेगी। क्लियर है? एनी डाउट? तो दिस इज ऑल अबाउट रेगुलेटिंग एक्ट। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट में भी कुछ फ्लॉज थे, हम फ्लॉज के बारे में बात करते हैं। इस रेगुलेटिंग एक्ट में फ्लॉज क्या थे? फ्लॉज ये थे कि जो सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का, उसकी जुरिडिक्शन और गवर्नर जनरल की जुरिडिक्शन यानी अधिकार क्षेत्र दोनों में क्लासेस होते थे। फॉर एग्जांपल, कंपनी के सर्वेंट को जब कभी भी वो किसी भी प्रकार से किसी भी ऐसे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो
इलीगल है, अनएथिकल है, ऐसे सिचुएशन में उनको कहां पे ट्राई किया जाएगा, उन पे जो कानूनी कार्रवाई की जाएगी वो कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता का या गवर्नर जनरल उस पर डिसीजन लेंगे। जैसे इस एक्ट में एक क्लॉज ये भी डाला गया था कि इसको परमानेंटली बैन कर दिया गया था। किस चीज पे परमानेंटली बैन, परमानेंट एक बैन लगा दिया गया था, परमानेंट बैन लगा दिया गया था कि कंपनी का कोई भी सर्वेंट किसी भी प्रकार से ना तो गिफ्ट लेगा, ना तो ब्राइबरी लेगा, या किसी भी तरीके का कोई फेवर नहीं लेगा। इस पे बैन लगा दिया गया। तो जुरिडिक्शन में क्लैश होने लगा। प्लस सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जुरिडिक्शन इसमें डिफाइन ही नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश कर दिया गया, लेकिन उसका कौन सा अधिकार क्षेत्र है कुछ भी नहीं बताया गया। पावर्स क्या है कुछ भी नहीं बताया गया। तो ऐसी परिस्थितियों से क्या होने लगा, कुछ प्रॉब्लम्स अराइज होने लगे, जिससे बाद में चल करके ठीक भी किया गया। दूसरी प्रॉब्लम क्या अराइज होने लग गई, काउंसिल ऑफ, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी और गवर्नर जनरल, इन दोनों के बीच में क्लैश होना शुरू हो गया। गवर्नर जनरल के पास कुछ पावर नहीं थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो डिसीजन ले रहे थे उसे मानना पड़ रहा था। और प्रॉब्लम यह आ रही थी कि एक टूथलेस बॉडी की तरह होने की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी गवर्नर जनरल के पास है, लेकिन वो एक्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि एग्जीक्यूटिव काउंसिल फैसले सुनाए जा रहे हैं। और इन दोनों के बीच में एक क्लैश की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसे बाद में जाकर के रेक्टिफाई किया गया नेक्स्ट एक्ट में, जिसे कहा जाता है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1771। हम बात करेंगे अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1771, जिसमें इस पर्टिकुलर एक्ट की जो कुछ खामियां थी उसमें सुधार किया गया, और जो और भी बची हुई खामियां थी उसको फाइनली 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू उसको रेक्टिफाई किया गया। आई होप कि ये जो पूरा बैकग्राउंड है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का, ये आपको समझ में आया होगा कि क्या ऐसी जरूरत आ पड़ी थी कि कानून बनाने पड़ गए थे ब्रिटेन के पार्लियामेंट को भारत देश के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से, और यही एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आगे चल करके भारत देश का हिस्सा बनती है, संविधान का हिस्सा बनती है। क्लियर है? ओके, आगे हम देखेंगे अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781।